हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और फिजिकल ज्योग्राफी में जो हमारा चौथा चैप्टर था पृथ्वी का आंतरिक संरचना, उसमें हम लोगों ने कल कुछ भाग देखा था और उसका दूसरा भाग जो पार्ट 2 है आज से हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? ये पढ़ लिए थे ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष में अगर पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है? सिस्मिक वेव, भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग जो है सबसे मतलब अभी क्या कहता है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इसको स्रोत माना जाता है। और इसी के बिहेवियर के अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने ये बताया कि पृथ्वी के जो अंदरूनी भाग है वो कितने प्रकार के हैं, मतलब 3 प्रकारों में बांटा है, जो नाम यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, क्या है? भूपर्पटी, मेंटल और कोर। मतलब बताया गया कि जो पृथ्वी जो है हमारी, इसके सबसे ऊपर वाले जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये सब ऊपर वाले जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर चलते हैं हम लोग, घर द्वार सब जो बना कर रखे हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, रोड बनाते हैं, तो ये सब जो है ये क्या है? भूपर्पटी है। इवन कि जहाँ समुद्र भी है, समुद्र भी किस पे है? भूपर्पटी पे है। समुद्र भी किस पे है? भूपर्पटी पे। तो जो सबसे बाहरी जो ये हो गया, परत हो गया, उसे क्या कहते हैं? भूपर्पटी। उसके नीचे जो है मेंटल, उसके नीचे जो है ये आपको बीच वाला भाग जो है ये क्या दिखाई दे रहा है? मेंटल। ये पूरा पृथ्वी में ऐसा है। जैसे संतरा लीजिए और ऊपर का उसका छिलका हटाइए, तो छिलका हो गया आपका भूपर्पटी हो गया। ठीक है, कोई और फल है जिसमें 3 लेयर होता होगा? कोई फल याद आ रहा है आपको? नारियल। हाँ, नारियल ले लीजिए। नारियल के ऊपर वाला भाग मान लीजिए भूपर्पटी है। फिर अंदर एक और भाग होता है, वो आपका क्या है? मेंटल है। और सबसे अंदर जो हम खाने वाला भाग होता है वो उसका कोर मान लीजिए, जहाँ पानी, नारियल पानी रहता है। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ इस तरह का बातें हैं। तो यहाँ पे भी वही बताया गया। तो कल इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अब एक एक करके हम लोग भूपर्पटी के बारे में कल पढ़ लिए थे। ये बीच वाला भाग होगा ना, देखिए दूसरा जो है, दूसरा परत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। ये दूसरा परत है मेंटल। ठीक है, ये किसके नीचे है? भूपर्पटी के नीचे। मोहोविच असंबद्धता। ठीक है, इसे सिंपली याद रखिए, मोहो असंबद्धता। पूरा नाम नहीं याद रखना है। मोहो असंबद्धता से लेकर लगभग 29 किलोमीटर, यानी कि इसकी मोटाई अगर देखा जाए तो एवरेज अर्थ क्रस्ट कितना है? 35 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। तो बहुत मोटा भाग है ये। ठीक है, 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। ठीक, इसका घनत्व क्या है? 3 से लेकर 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब है। इसका घनत्व भी याद रखिएगा। इसमें जो है, इसे हम लोग कहते हैं सीमा। इस परत को क्या कहते हैं? इसके पहले वाले क्या बोले थे? सियाल। क्या बोले थे? सियाल परत। इसको क्या बोलेंगे? सीमा परत। ये सीमा इधर से होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, सीमा इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। मेंटल का ऊपरी भाग जो है वो वो किस अवस्था में है? अर्ध तरल, मतलब थोड़ा चिपचिपा कह सकते हैं कि गला हुआ है, कुछ आधा गला है आधा नहीं गला है, तो अर्ध गलित अवस्था में। ठीक है, तो ये अर्ध तरल अवस्था में है। किस अवस्था में है? तरल। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये माना गया है, यहाँ पे जितने रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में आप लोग जानते हैं? रेडियो सक्रिय धातु नाम सुना है? रेडियो सक्रिय। अरे ऐसा धातु होता है, भारी नाभिक के धातु होता है, जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती है। ठीक है, और तो यहाँ पर चूंकि रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है और उसके वजह से क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहाँ के आसपास के चट्टानों को क्या करता है? गला दिया है। आसपास के चट्टानों को गला दिया है। ये चीज है। तो इसे क्या नाम याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसे? दुर्बलता मंडल। इससे चर्चा आएगा अभी, क्यों इसको इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्बलता मंडल किस परत में है? 3 परत है ना पृथ्वी का, तो मेंटल में। किसमें है? मेंटल में। मेंटल के 2 भागों में बटा गया है, एक ऊपरी मेंटल, एक दक्षिणी मेंटल। तो ये किसमें होता है? ऊपरी मेंटल में। किसमें? यहाँ पर लिखा गया है ना, मेंटल का ऊपरी भाग किसमें होता है? अर्ध तरल अवस्था में होता है, जिसे क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता मंडल ही क्या है? लावा का स्रोत है। लावा का हम लोग मूंजा कहते हैं, उसका लावा। कौन सा लावा है ये? जो ज्वालामुखी में नहीं निकलता है सब, उसको यहाँ पर कहा गया है। देखिए, जो चीजें पृथ्वी, जो मतलब कि गला हुआ चट्टान अंदर होता है पृथ्वी के, जब वो अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। लेकिन यही धरती के परत को फाड़ कर ऊपर आ जाता है, ज्वालामुखी के रूप में आता है, तो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। तो ये लावा कहाँ बनता है? सवाल पर पूछेगा, कहाँ बनता है? दुर्बलता मंडल में। कहाँ बनता है? दुर्बलता मंडल में। ठीक है, ये चीजें इतना याद रखिएगा। अब एक और बात ध्यान दीजिए कि जो हमारा मेंटल है, ये इसके 2 भागों में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है और एक लेयर यहाँ से हम लोग ले लिए हैं, और ये हम मान लेते हैं कि हमारा
पहला वाला लेयर है भूपर्पटी, दूसरा वाला लेयर है मेंटल। तो ये हम इसको कह सकते हैं भूपर्पटी, इसको क्या कह सकते हैं, इसको मेंटल कह सकते हैं, और इसको क्या कहेंगे कोर, इसको क्या कहेंगे कोर। तो जो भूकंपीय तरंग है उसके आधार पर इसको दो भागों में और बांटा गया है, मेंटल का दो भाग, मेंटल को दो भाग, इसको कहेंगे ऊपरी मेंटल, क्या कहेंगे ऊपरी मेंटल, और नीचे वाला क्या कहेंगे निचला मेंटल, निचला मेंटल। ठीक है, तो जो ऊपरा मेंटल जो है ना ये थोड़ा गला हुआ अवस्था में, ये यहाँ के चट्टाने क्या हो गई है, गल गई है, क्योंकि यहाँ क्या पाया जाता है रेडियो सक्रिय तत्व पाया जाता है, और इसके यहाँ रेडियो सक्रियता की घटना होती है, और रेडियो सक्रियता की घटना से यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, तापमान इतना बढ़ता है यहाँ का जितने खनिज वनिज है चट्टान उठाना सबको पिघला देता है, पिघला दिया। तो ये अर्ध तरल अवस्था में है, इसी को हम प्लास्टिक अवस्था भी कहते हैं, प्लास्टिक अवस्था। परीक्षा में कैसे सवाल पूछेगा आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सा भाग, किस भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं, तो मेंटल के ऊपरी भाग को, जो मेंटल वाला संरचना भाग है उसके ऊपरी वाला भाग को क्या कहते हैं दुर्बलता मंडल। ठीक है, ये किस अवस्था में है, तो ये अर्ध तरल अवस्था में है, किसमें है अर्ध तरल अवस्था में, इसको और किस रूप में कहा जाता है प्लास्टिक अवस्था में। ठीक है, अब देखिए ये जो मेंटल है, ये जो हमारा क्या है यहाँ पर भूपर्पटी है, ये कई टुकड़ों में बटा हुआ, ये जुड़ा हुआ नहीं है, अभी आपको दिख रहा है कि जुड़ा हुआ है, लेकिन किस में है टूटा हुआ है, अलग अलग भागों में टूटा हुआ है, और इसका भी कुछ भाग मेंटल, ऊपरी मेंटल का भी कुछ भाग मिला के इसको ये टूटा हुआ भाग में है, और ये जो भाग है तैरता रहता है, ये जो भाग है तैरता रहता है। नहीं समझ में आया? आप लोग इंडिया वर्ल्ड का मैप देखें, वर्ल्ड का मैप देखें, इंडिया का मैप देखें, कुछ मतलब जैसे भी है, ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें, तो जितना जमीन दिखाई दे रहा है ना वो सब उस पर तैरता है, और हमको दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता, क्योंकि ये तैरना जो होता है बहुत कम होता है, इसकी गति जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब 1-1 सेंटीमीटर भी इधर उधर घसेगा हमको समझ में नहीं आएगा। तो ये जितना भी है, अभी हम लोग पढ़ेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो आपको पता चलेगा कि जो जितने यहाँ पर जो भी देश है ये सब जो है इसको हम लोग प्लेट कहेंगे, आगे चलकर हम बताएंगे प्लेट क्या होता है, प्लेट कहते हैं। और पूरा पृथ्वी 7 बड़े प्लेटों में बटी हुई है, उसको हम लोग अभी थोड़ा सा बता देते हैं। इतना भी समझिए कि ये गला हुआ अवस्था में, इतना समझ गए, हम आते हैं उस पर अच्छे से बता देंगे। ठीक है, गला हुआ अवस्था में इतना याद रखेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कोर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अलग से चर्चा करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मेंटल में कोई दिक्कत है तो पूछिए। हो गया, आइए नेक्स्ट चलते हैं, इस फिगर पर हम चर्चा करेंगे। कोर जो सबसे अंदर का भाग है, पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग है, जो नारियल का सबसे उजला वाला भाग जो खाते हैं वहां पर पहुंचे हैं। तो ये पृथ्वी का सबसे क्या है आंतरिक परत है, सबसे अंदर का भाग है, ये कोर नाम है कोर। ये गुटेनबर्ग असमर्थता द्वारा पृथ्वी के केंद्र, अच्छा गुटेनबर्ग असमर्थता से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक है, लगभग कितना 63 से 71 किलोमीटर, या 63 से कहीं कहीं 78 किलोमीटर भी देता है। ठीक है, तो इसकी यानी कि आप सिंपल ये समझिए कि इसकी मोटाई कोई पूछे, इसकी मोटाई कितनी है, किसका बोलिए कोर का, कहां से कहां तक है 63 से 71 या कहीं कहीं 78 किलोमीटर भी देता है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक जो मोटाई है वो पृथ्वी का कोर है। पहला भाग 0 से 35 किलोमीटर, दूसरा भाग 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, और लास्ट वाला भाग 2900 किलोमीटर से 6371 या 6378 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। जो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, जो भाग है कोर का ये 2900 किलोमीटर है, और यहाँ से हम लोग पहुंच रहे हैं एकदम कोर तक, पृथ्वी के कोर तक। ये जो मोटाई है इसका यहाँ पर इतना है, क्लियर? तो इसकी मोटाई याद हो जाएगी, कहाँ से 2900 किलोमीटर से यहाँ तक। इसमें देखिए इसका घनत्व देखिए कितना ज्यादा है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है कोर का है, क्योंकि सारा ऊपर का दबाव कहाँ पर आ रहा है कोर पर आ रहा है, तो कोर का प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो वहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो यहाँ का टेम्परेचर भी ज्यादा है। लेकिन एक नाटकीय ढंग से ये होता है, मान लीजिए कि ये कोर है, तो कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो ये ऊपरी वाला कोर है, ये जो ऊपरी वाला, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक ऊपरी कोर और नीचे निचला कोर, या दक्षिणी कोर कह सकते हैं, निचला कोर कह देंगे, निचला कोर। ये जो ऊपर वाला कोर है ये तरल अवस्था में है, किसमें है तरल अवस्था में। अब पता कैसे चला तरल अवस्था में, तो वही भूकंपीय तरंग, यहाँ पे जो ऊपरी कोर में एस तरंग गायब हो जाती है, अब पी तरंग मिलती है, कल पढ़ते एस पी। तो एस तरंग कहाँ चलता है, केवल ठोस में, कहाँ चलता है, और ठोस में चलता है, तो यहाँ नहीं मिलता है, ऊपरी कोर में नहीं मिलता है, तो इसलिए ये अनुमान लगाया गया कि ये चीज किसमें है, गला हुआ अवस्था में है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो उसका भी, जो मेंटल का भी ऊपरी भाग है वो भी गला अर्ध तरल अवस्था में है, इस कोर का भी जो ऊपरी भाग है किसमें है तरल अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था या तरल अवस्था में है, और निचला भाग फिर ठोस है, निचला भाग फिर किसमें है
ठोस में है। तो पृथ्वी का जो सबसे कोर का भाग है वो भी ठोस है, ठीक है। और इसी यहाँ पर देखिए घनत्व तो कितना है, 10 से 14 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी सिंपल ग्राम पर क्यूब, इतना इसका घनत्व है। तो ये बहुत ज्यादा घनत्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी रासायनिक संरचना नीफे, जैसे हम लोग पढ़े थे ऊपर वाला परत सियाल, उसके नीचे वाला मेंटल सीमा, और ये हो गया नीफे। नीफे यहाँ से दो शब्दों से मिलकर बना है, एनआई और एफई। एनआई मतलब निकेल और लोहा, यहाँ पे एफई मतलब लोहा, लोहा आयरन, ठीक है। तो कोर किससे बना है, किन दो तत्वों से मिलकर बना है। कोर जो है किन दो प्रमुख तत्वों से मिलकर बना है, निकेल और लोहा से, निकेल और आयरन से। सबसे ऊपरी वाला परत में सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, उसके नीचे वाला में सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सबसे नीचे वाला में नीफे यानी निकेल और लोहा आयरन। क्लियर। तो इसमें किस चीज की, किन तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, ये हो गया। ऊपरी भाग किसमें है, तरल अवस्था में, निचला भाग किसमें है, ठोस में, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है, मतलब जो ऊपरी भाग है, जो उसका ऊपरी भाग है, तो 29 से लेकर कितना 51 किलोमीटर तक। जो कोर को दो भाग में बांटा है ना, ऊपरी कोर निचला कोर, तो ऊपरी कोर 29 से लेकर और 51 किलोमीटर तक है, 29 से लेकर 51 किलोमीटर तक है। और उसके 51 से लेकर फिर 6371 किलोमीटर तक आपका निचला कोर हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, ये जो है यहाँ से आंतरिक कोर होता है, यानी कोर का भी निचला भाग, यहाँ से यहाँ के बाद अब खत्म, पृथ्वी वहीं तक लास्ट है, उसके बाद खत्म, ठीक है। तो ये जो अभी जो चैप्टर चल रहा है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी अपने आप में चैलेंजिंग चैप्टर है। ये ना कोई जल्दी पढ़ता है ना कोई जल्दी पढ़ाता है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है इसमें नींद खूब अच्छा आता है, ठीक है। इससे अच्छा आपको लगता है कि साइंस पढ़ लिया होता है। तो चूंकि एक इंटरेस्ट भी होता है कि अगर ये सब सब्जेक्ट में चैप्टर में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो क्या होता है, ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग, इतना बोरिंग कि मतलब कई बार तो पढ़ाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन चूंकि इससे परीक्षा में सवाल बनता है तो क्या कीजिएगा, परीक्षा में एक सवाल होता है इंपॉर्टेंट, तो अगर 3-4 सवाल इससे बनता है तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। एग्जामिनर का मूड का कोई ठीक नहीं, सवाल इससे हमेशा से बना है और बनता ही रहेगा, हो सकता है 2 सवाल पूछ ले। तो अगर थोड़ा भी आप पढ़े होते हैं तो आप आसानी से सवाल बना लेते हैं। आपको इतना बताया गया है ना, इतना परीक्षा में डिटेल में पूछता ही नहीं है, ठीक है। अभी और डिटेल है, जब आप मतलब कि और बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे, मतलब पीसीएससी यूपीएससी, तो और डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है। हम भी पढ़ा सकते हैं, हम भी पढ़े हैं, पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन चूंकि हम नहीं पढ़ा रहे हैं कि उतना आप लोग एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं तो इसमें और बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाना होता है। तो इसमें आपको तीनों जो परत है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना है कि क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, बीच में कौन होता है, दुर्बलता मंडल कहाँ पाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और थोड़ा थोड़ा विशेषता कि इसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, किस परत में किस तत्व की प्रधानता होती है। फिर आपका प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत को थोड़ा सा याद रख लेना है। फिर एस वेव, पी वेव और एस वेव का जो विशेषता बताए थे कल, उसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ है यहाँ पे, ये पढ़ेंगे हम लोग, जो भूपर्पटी में है, भूपर्पटी है, उसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रम याद रखिएगा। भूपर्पटी में, इस पूरा पृथ्वी की बात नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, भूपर्पटी जो ऊपरी भाग है उसमें सबसे अधिक कौन सा तत्व पाए जाते हैं पूछ लेता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, लगभग कितना परसेंट है, 46.6%। दूसरा कौन है, सिलिकॉन, देखिए दोनों परत में पाया जा रहा था, ये 27.7%। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 8.13%। उसके बाद लोहा कितना है, 5%, लगभग 5%। कैल्शियम आपका 3.63%। फिर आपका सोडियम 2.83%। आपको टॉप के 5 याद रखना है, कम से कम 5 याद रखिएगा और लगातार याद रखिएगा। परीक्षा में सवाल क्या बनेगा, भूपर्पटी में जो है दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। परीक्षा में इस तरह सवाल बनता है, लिखने के लिए तो यहाँ पर लिख कर रख दिए हैं, लेकिन सवाल कैसे बनेगा और आप कैसे उसका जवाब दीजिएगा, इसको ध्यान रखिए। परीक्षा में सवाल किस तरह बन के आएगा कि भूपर्पटी में सबसे अधिक, तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, एल्युमिनियम। चौथा सबसे अधिक तत्व पाया जाने वाला कौन सा है, आयरन, ठीक है। तो सवाल ऐसे बनेगा, तो ये सब इस चीज को याद रखिएगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, 4 तो ऊपर का याद रखिएगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, इतना याद रहेगा। परसेंटेज आप एक बार भूल भी जाइएगा तो कम से कम क्रम याद रखिएगा कि इस क्रम में है, 1 नंबर पर कौन है, 2 नंबर पर कौन है, 3 नंबर पर कौन है, 4 नंबर पर कौन है, ठीक है, याद रहेगा। अब आपसे 2 चीज हमको बताना है, उसके बाद हम लोग आएंगे अपने सवाल पे, एमसीक्यू बना कर लाए हैं आप लोग, उस पर उसको लगा लीजिएगा तो तैयारी हो जाएगा। एक चीज है स्थल मंडल, भूपर्पटी से अलग है ये, जिससे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। ये किस चीजों से बना है, इन्हीं 3 परतों में से बना है। तो भूपर्पटी, भूपर्पटी और ऊपरी मंडल से मिलकर बना है, ऊपरी मंडल से मिलकर बना है। क्लियर, किससे बना है, ऊपरी मंडल।
इसकी मोटाई लगभग एनसीईआरटी जो देता है वो लगभग 200 किलोमीटर देता है। कितना देता है? 200 किलोमीटर। और ये जो है ये विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ है, विभिन्न टुकड़ों में बटा है जिसे प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पड़े हो ना, तो किस अवस्था में होता है? नहीं, किस अवस्था में होता है? अर्ध तरल अवस्था में। तो दुर्बलता मंडल पर तैरते रहते हैं, तैरते हैं। इतना बात लिथोस्फीयर में याद रखिए, परीक्षा में डायरेक्ट सवाल पूछता है डिफिनेशन से कि लिथोस्फीयर क्या होता है, किन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो किन चीजों से मिलकर बना होता है? भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। आपके दिमाग में नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा यहां से फिगर से समझ लीजिए। ये आपका भूपर्पटी हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, और ये आपका कोर हो गया। ठीक है, तो ये जो है लिथोस्फीयर लगभग 200 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, और ये पूरा इस वाले भाग को लेकर बनता है। मेंटल का भी कुछ भाग लेकर बनता है, ऊपरी भाग को लेकर बनता है। ठीक है, और ये कई सारे टुकड़ों में बटा होता है, ये सब कई सारे टुकड़ों में बटा होता है। ठीक है, और जहां जमीन है, जहां पानी है, उसे महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे, महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। और जहां पानी है उसे क्या कहेंगे? महासागरीय प्लेट। तो नाम याद रहेगा, महासागरीय प्लेट। बताइए। हाँ, तो उनका नाम अलग होगा, लेकिन नेचर दो, प्रमुख रूप से दो ही है। जहाँ या तो धरती पर दो ही चीज तो है, या तो पानी है, तो सूखा जमीन है। तो जहाँ सूखा जमीन है, ठोस भाग है, वो क्या है? मतलब क्या? महाद्वीपीय प्लेट है, जहाँ पर दुनिया के देश सारे हैं। और जहाँ समुद्र है वहां पर क्या है? जो प्लेट जहाँ पे है उसको महासागरीय प्लेट कहेंगे। तो लिथोस्फीयर का परिभाषा आपसे पूछता है, लिथोस्फीयर का परिभाषा आपसे पूछेगा। नेक्स्ट, ठीक है, एक चीज है असंबद्धता, एक है असंबद्धता। इससे सवाल पूछेगा परीक्षा में आपको। डिसकंटिन्यूटी, जो अभी यहां पर था ना, यहाँ पे देखो मोहोविच असंबद्धता दिखाई दे रहा है, मोहोविच डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे। तो ये होता क्या है, आपको तो नाम याद रखना है। फिगर को दिखा दे रहे हैं, तो असंबद्धता के बारे में लिख लेना है, असंबद्धता। ठीक है, या इसे असंततता भी कहते हैं या डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। ये जो जहां दो परत मिलता है ना, वहां पाया जाता है, तो इसको कहते हैं, यह क्या होता है? इसको कैसे लिख सकते हैं? यह संक्रमण क्षेत्र होता है जहां दोनों परतों की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, और इसकी संख्या जो है 2 है प्रमुख, मेनली 2 है। मेनली कितना है? 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये क्या है? ये भूपर्पटी है, और ये क्या है? मेंटल, और ये क्या है? कोर। तो जो असंबद्धता यहां पाया जाता है, किसके किसके बीच में? भूपर्पटी और मेंटल के बीच में। तो ये पूछता है इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता मतलब जैसे ही यहां पर वैज्ञानिक देखे कि यहां पर एक ऐसा लेयर पाया जा रहा है जिसमें दोनों का गुण है, इसका भी गुण है और इसका भी गुण है, और इसके बाद से एक नया परत शुरू हो जा रहा है, इसके बाद से एक नया परत शुरू हो जा रहा है, जिसे हम लोग मेंटल कह रहे हैं। तो ये जो दोनों को बांटने वाला जो भाग है ना, वो असंबद्धता कहलाया गया। उसको क्या बोला गया? असंबद्धता। और यहाँ से इसको वैज्ञानिक इन्हीं के नाम पे, मोहोविच जो साइंटिस्ट है उन्हीं के नाम पे इसको मोहो असंबद्धता कहते हैं। और यहाँ भी एक पाया जाता है जो मेंटल और कोर को क्या करता है? अलग करता है, और ये है गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता क्लियर हुआ? तो परीक्षा में क्या गुटेनबर्ग असंबद्धता किन दो परतों के बीच है? परीक्षा में सवाल यही पूछेगा, किसके बीच है? दिखाई दे रहा है कि गुटेनबर्ग किसके बीच में है? मेंटल और कोर के बीच। घुमा के सवाल पूछेगा, मेंटल और कोर के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है उसका क्या नाम है? 4 नाम दिया रहेगा, उसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। तभी 2 ही है तो दिमाग में क्लियर है।
थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे आप लोग को, थोड़ा सा और आप लोग का दिमाग का दही बनेगा। यहाँ पे आइए, भू प्रॉपर्टी को भी दो भागों में बांटने वाला एक है, जो ऊपरी भू प्रॉपर्टी और निचली भू प्रॉपर्टी। इसको बांटने वाला भी एक है जिसे कहते हैं कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता। मेंटल को भी दो भागों में बांटने वाला है, एक असंबद्धता है जिसे कहते हैं रेपेटी, रेपेटी असंबद्धता। और कोर को भी दो भागों में बांटने वाला है, एक असंबद्धता है जिसे कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। अब बताइए, अब कंफ्यूजन होगा कि नहीं परीक्षा में? अब कंफ्यूजन होगा कि नहीं? 5 नाम आ गया और ऑप्शन में आपको 4 दिया रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा, 3 गलत रहेगा। आप कंफ्यूज होते रह जाएंगे कि कहाँ का कौन है, कैसे क्या है। कलम भी कंफ्यूज हो गए थे, लेहमैन लिख दिए थे, गुटेनबर्ग के जगह पे क्या लिख दिए थे? लेहमैन। हुआ था ना? तो इसलिए तो आप मेनली उस दुगो को याद रखिएगा। इसको भूल भी जाइएगा तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दोनों तो एकदम कंठस्थ कर लेना है कि किसके पीछे। मेन यही दो है, जो मेन है यही दो है। ये आप उतना मतलब कि नहीं, मतलब बहुत डिपली जाएगा तब पूछेगा, नहीं पूछता है ज़्यादातर, आपको ज़्यादातर यही पूछेगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए काफी है, पर्याप्त है। रह दी जाए। क्या बच गया था इसके बाद? क्वेश्चन बच गया है। क्वेश्चन कल किया जाएगा ना? क्वेश्चन क्वेश्चन ज्यादा है, आज रहने देते हैं। कल कुछ और ऐड कर देंगे क्वेश्चन, कल खाली क्वेश्चन ही चलेगा। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया हम लोग का लगभग। हम लोग अब एक और पढ़ेंगे, इसके बाद इसको बंद कर देंगे। फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग बंद करने वाले हैं। 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक जो पढ़ेंगे भूकंप, एक ही जगह पढ़ लेंगे, छोटे छोटे चैप्टर है, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी। ठीक है, पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पाए थे। एक पूछ रहा था घास का मैदान, दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन घास का मैदान है, जैसे सवाल बनता ही बनता है। एक पढ़ लेंगे हम लोग समुद्री जलधारा, उसका नाम पूछ लेता है कि ये ठंडा जलधारा की गर्म जलधारा है, तो ठंडा और गर्म जलधारा से पूछ लेता है। और एक लास्ट पढ़ लेंगे वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल कितने लेयर होते हैं, कितने परत होता है, और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, धीरे धीरे उसको खत्म करके हटा देंगे। उसके बाद हम टोटली चले जाएंगे किस पे, अपने वो इंडियन ज्योग्राफी पे, क्योंकि सवाल ज़्यादा वहाँ से बनेगा। अगर 10 से 12 सवाल पूछता है ज्योग्राफी से, तो इसमें 6 से 7 आपका इंडिया ज्योग्राफी से पूछेगा, इंडियन ज्योग्राफी से पूछेगा, और बाकी जो 4-5 क्वेश्चन बचता है इससे पूछता है। तो जो पूछने वाले टॉपिक है ना, आप लोग देखिएगा अपने पेपर में भी कि घास के मैदान पूछेगा आपसे, रेगिस्तान के बारे में पूछ लेगा कि प्रमुख रेगिस्तान कौन, रेगिस्तान किस देश में है। ठीक है, और उसके बाद से और क्या आता है इसमें, भूकंप से थोड़ा बहुत पूछ लेगा, भूकंप, ये सब छोटे छोटे चैप्टर है। सुनामी, ज्वालामुखी, इसको, और उसके बाद से हम लोग लास्ट में जलधारा और वायुमंडल, इतना खत्म करने के बाद हम लोग चले जाएंगे किसमें, इंडियन ज्योग्राफी में। और वहाँ पे इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है, वहाँ पे तो यही पढ़ना है कि कौन पहाड़ कहाँ है, हिमालय में कितने प्रकार है। ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट क्या होता है। तो इंडिया में आएंगे तो उसके बाद तुरंत खत्म हो जाएगा। तो ये है, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते हैं, सवाल आ जाएगा, जब इतना पढ़िए लिए तो भी पढ़ लेंगे। और इसके बाद जो है ना ये चैप्टर, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी वैसे ही टफ होता है, इसमें साइंस भी घुस गया है, पूरा प्योर साइंस की तरह है ये। अभी तो आपको बहुत हल्का करके पढ़ाया गया, बहुत चीज़ हम छोड़ दी जो अनावश्यक है, जो परीक्षा में नहीं पूछता है। टू द पॉइंट आपको बताया गया, जो परीक्षा में आएगा आपका सवाल ना छूटे, बस उतना बता दिया गया। लेकिन ये नहीं है कि इतना ही है ये सब, केवल इसको पढ़ाने में 3-4 दिन लगता है, 1-1 घंटा रोज पढ़ाएं तो केवल जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है 3 क्लास लग जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये है, लेकिन आपको बस उतना ही जितना कि परीक्षा में कोई सवाल ना छूटे आपसे। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही रहने देते हैं।